हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई दिलचस्प कहानी में। हिमाचल की वादियों में बसा नीलगिरी वैली का इलाका आज बहुत ही अजीब सा था। आसमान में काले बादलों का डेरा था, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। इस घाटी के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना आलीशान बंगला खड़ा था, जिसका नाम दी वेंटेज हेरिटेज था। इस बंगले की मरम्मत का काम शहर के सबसे मशहूर गंभीर आर्किटेक्ट आदित्य को सौंपा गया था। आदित्य एक ऐसा इंसान था जिसे अपनी दुनिया में कोई शोर पसंद नहीं था। वह परफेक्शनिस्ट था और अपने काम के अलावा उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। आदित्य अपनी गाड़ी से जब उस पुराने बंगले के गेट के पास पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे झंझोर दिया था। उसने जैसे ही बंगले का मुख्य दरवाज़ा खोला, उसे लगा जैसे वह किसी पुरानी टाइम मशीन में आ गया हो। धूल की महक और पुरानी लकड़ियों की खुशबू ने उसका स्वागत किया। वह अपने साथ कुछ ज़रूरी नक्शे और फाइल्स लेकर आया था। उसे लगा था कि वह यहाँ अकेला होगा, लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुँचा, उसकी नज़र एक कोने में रखे बड़े से कैमरे और बिखरे हुए फोटोग्राफी के सामान पर पड़ी। तभी ऊपर की मंजिल से उसे पैरों की आहट सुनाई दी। अदिब सतर्क हो गया। सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतर रही थी। वह मीरा थी, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए यहाँ कुछ दिनों पहले आ रुकी थी। मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जो उसे एक अलग ही खूबसूरती दे रहे थे। आदित्य को देखते ही मीरा थोड़ा सा चौंक गई, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ही वो आर्किटेक्ट हैं जिनके बारे में सुना था। मैं मीरा हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तूफानी मौसम में भी कोई अपना काम इतना सीरियसली लेगा। आदित्य ने बहुत ही संजीदगी से अपना हाथ मिलाया। उसका स्पर्श बहुत ही सर्द था। उसने जवाब दिया कि काम ही मेरी पहचान है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पहले से ही कोई रह रहा है। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी और बिजली कड़कने की आवाज़ें आ रही थी। मीरा ने हंसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हम दोनों को इस पुराने बंगले ने ही कैद कर लिया है। कम से कम आज की रात के लिए तो बाहर निकलना नामुमकिन है। आदित्य ने अपनी फाइलें मेज पर रखी और कमरे की बड़ी खिड़की की तरफ बढ़ गया। बाहर सब कुछ धुंधला था। उसे लगा ये सन्नाटा उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा है। आदित्य को हमेशा से अकेलापन पसंद था, लेकिन मीरा की मौजूदगी उस घर के ठंडेपन को धीरे धीरे कम कर रही थी। मीरा ने एक पुरानी मोमबत्ती जलाई और उसे ड्राइंग रूम के बीच में रख दिया। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब लग रहे थे। मीरा ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि यह बंगला किसी की यादों को आज भी सीने से लगाए हुए है? आदित्य ने मीरा की आंखों में झांका। उन आंखों में एक गहराई थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आदित्य ने कहा कि हर पत्थर की अपनी एक कहानी होती है। शायद ये बंगला भी हमसे कुछ कहना चाहता है। मीरा उसके और करीब आ गई। उस पल में मोमबत्ती की रोशनी में मीरा का चेहरा इतना मासूम लग रहा था कि आदित्य खुद को संभाल नहीं पाया। उसके मन में पहली बार किसी के लिए एक ऐसी टीस उठी जिसे वह सालों से दबाए हुए था। आदित्य ने अपना हाथ मीरा के चेहरे के पास बढ़ाया और उसकी जुल्फों को उसके कान के पीछे कर दिया। मीरा ने एक लंबी सांस ली और आदित्य की आंखों में खो गई। ये उन दोनों के बीच की पहली ऐसी नज़दीकी थी जहाँ शब्द खत्म हो गए थे और सिर्फ खामोशियाँ बात कर रही थी। आदित्य का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं मीरा को सुनाई न दे जाए। उसने मीरा के पास अपनी जगह बनाई और धीरे से कहा कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन उसका हाथ आदित्य के हाथ से छू गया। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। उस ठंडी रात में उस पुराने बंगले में अंदर पहली बार आदित्य को किसी का साथ इतना सुकून देने वाला लग रहा था। ये तो बस शुरुआत थी उस धुन के आर पार की कहानी की, जो ना जाने कितने अनकहे मोड़ों से होकर गुजरने वाली थी। बाहर की बारिश का संगीत अब एक लय में ढल चुका था। बंगले की पुरानी लकड़ियां बारिश की नमी के कारण चटक रही थी, जैसे वे भी आदित्य और मीरा के बीच की उस चुप्पी का हिस्सा बन रही हो। आदित्य ने अपना हाथ धीरे से मीरा के हाथ से हटाया और खिड़की की तरफ मुड़ गया। उसकी धड़कनें अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। उसे लगा जैसे उसने अपनी बरसों पुरानी दीवारों को मीरा के सामने ढहा दिया है। मीरा, जो अब तक खामोश थी, धीरे से आदित्य के पीछे आकर खड़ी हो गई। वह आदित्य की चौड़ी पीठ को देख रही थी, जिसे देखकर उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हो रहा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा कि आप अपनी दुनिया में बहुत अकेले हैं ना? आदित्य ने मुड़कर मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे वह सालों से छुपाए हुए था। उसने कोई जवाब नहीं दिया।
बस मीरा की आंखों में डूबता चला गया। अदिप धीरे से उसके करीब आया। वह जो हमेशा अपनी मर्यादाओं और असूलों में रहने वाला इंसान था, आज मीरा की नज़रों के जादू से मजबूर था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मीरा के कंधे पर रखा और उस स्पर्श से मीरा के बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। अदिप ने उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा, जिससे मीरा का पूरा वजूद अदिप के सीने से लग गया। यह एक ऐसा पल था जहाँ ना कोई उम्मीद थी, ना कोई सवाल, बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। अदिप ने मीरा के चेहरे को अपने हाथों के बीच लिया और बहुत ही कोमलता से उसे निहारने लगा। मीरा की आंखें बंद थी और उसकी लंबी पलकें थरथरा रही थी। अदिप उसके लबों के इतने करीब था कि उसकी सांसों की गर्माहट मीरा के चेहरे को छू रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि मुझे नहीं पता था कि किसी के साथ होने का एहसास इतना सुकून भरा हो सकता है। ये कहकर उसने मीरा के माथे पर एक बहुत ही कोमल सा चुम्बन दिया। ये सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, बल्कि उन दोनों के बीच के रिश्ते की पहली मोहर थी। मीरा ने अपनी आंखें खोली और अदिप को ऐसे देखा जैसे उसने सालों बाद अपनी मंजिल पा ली हो। उसने अपना हाथ अदिप के सीने से पर रखा और उसका दिल धड़कते हुए महसूस किया। उस पल उस पुराने बंगले के ड्राइंग रूम में बाहर की बारिश और अंदर की गर्माहट ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि दोनों को दुनिया का कोई ख्याल नहीं रहा। तभी पास में रखे फायरप्लेस से चिंगारियां उड़ी और सन्नाटा टूट गया। मीरा थोड़ा संभली और अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगी। उसने अदिप से थोड़ा फासला बनाया और कहा कि शायद हमें चाय बना लेनी चाहिए, पूरी रात जागना मुश्किल होगा। अदिप मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी संजीदगी को और भी गहरा बना रही थी। उसने मीरा के साथ किचन की तरफ बढ़ने का फैसला किया। किचन का माहौल भी बंगले जैसा ही था, पुराना और रहस्यमयी। अदिप ने जब गैस जलाई तो आग की नीली रोशनी ने किचन को एक अलग ही जादुई रंग दे दिया। मीरा दूध उबालने लगी और अदिप उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसे लगा कि यह साधारण सी रसोई अब उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बन गई है। मीरा ने जब चाय का प्याला अदिप की तरफ बढ़ाया तो उसके हाथ थोड़ा काँप रहे थे। अदिप ने प्याला लेने के बहाने उसके हाथ को थाम लिया। उसने महसूस किया कि मीरा भी उस रात से उतनी ही प्रभावित है जितनी कि वह खुद। अदिप ने प्याला नीचे रखा और मीरा को दीवार की तरफ सहारा देकर खड़ा कर दिया। वह अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने अपने हाथों को मीरा के चेहरे के पास रखा और धीरे से कहा कि तुम्हारी ये खामोशियों बहुत कुछ कह रही हैं। मीरा ने नज़रों को उठाते हुए कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लफ्ज़ों में कहने की ज़रूरत नहीं होती। अदित ने एक बार फिर मीरा के बालों में अपनी उंगलियां फंसाईं और उसके चेहरे को अपने करीब खींच लिया। इस बार का स्पर्श पहले से भी ज़्यादा गहरा और भावुक था। अदित ने के लिए अब मीरा सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि उसके उन अधूरे सपनों का पूरा होना था जिन्हें वह वर्षों से भूला बैठा था। उनकी चाय ठंडी हो रही थी, लेकिन उस पल की गर्माहट बढ़ती ही जा रही थी। वे दोनों उस छोटी सी किचन में एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें बाहर की तूफानी रात का कोई अंदाजा ही नहीं था। ये रोमांस का दूसरा पड़ाव था। न विश्वास धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि सुबह होते ही हकीकत की धुन छट जाएगी और शायद बहुत से सवाल उनके सामने होंगे। अगली सुबह जब नींद खुली तो बाहर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। बारिश रुक गई थी और खिड़कियों से छनकर आती सुनहरी धूप ने पूरे बंगले को एक नई चमक दे दी थी। लेकिन अदिप और मीरा के लिए वह रात एक अमिट छाप छोड़ गई थी। अदिप अपनी ड्राइंग बोर्ड पर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नक्शों पर नहीं बल्कि मीरा की उन यादों पर था जो उसने पिछली रात अपने साथ जोड़ी थी। मीरा बंगले के बरामदे में बैठी अपने कैमरे से पहाड़ों की तस्वीरें ले रही थी। वह देखने में शांत थी, लेकिन उसका मन विचारों की उथल पुथल से भरा हुआ था। तभी अदिप चाय की 2 ट्रे लेकर बरामदे में आया। उसने मीरा के पास बैठकर चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। दोनों ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, बस पहाड़ों की उस ठंडी और ताज़ा हवा को महसूस किया। अदिप ने धीरे से कहा कि यह जगह मुझे हमेशा से अजीब लगती थी, लेकिन अब मुझे इसमें एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा है। मीरा ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि कभी कभी हम जिन जगहों को बेजान समझते हैं उनमें भी रूह होती है, और शायद यही रूह हमें वो करने पर मजबूर करती है जो हम कभी नहीं करना चाहते। अदिप समझ गया कि मीरा का इशारा उनकी रात की नज़दीकियों की तरफ है। उसने मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया। मीरा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। अदिप ने महसूस किया कि मीरा का वजूद कितना कोमल है। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस खुले बरामदे में जहाँ से पूरी घाटी नजर आ रही थी, दोनों का रोमांस एक अलग ही ऊंचाई पर था।
अदित ने अपनी उंगलियां मीरा की गर्दन के पास बालों में फंसाई और उसके गालों पर अपना चेहरा टिका दिया। अदित ने फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये एक सपना ना हो। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आदित्य के सीने से लग गई। उसने कहा, जो सपना इतना हकीकत जैसा लगे उसे हकीकत ही मान लेना चाहिए। आदित्य ने एक बार फिर झुककर मीरा के लबों को छुआ। ये चुम्बन पिछली रात के मुकाबले ज़्यादा ठहराव वाला और गहराई से भरा था। आदित्य को लगा जैसे वे मीरा के जरिए खुद की अधूरी आत्मा को पूरा कर रहा है। लेकिन तभी बंगले के मुख्य गेट पर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आदित्य और मीरा तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। गाड़ी से आदित्य का बिजनेस पार्टनर मिस्टर खन्ना उतरे। उनके साथ कुछ कागजात थे। खन्ना ने आदित्य को देखते ही आवाज़ लगाई, आदित्य, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ मजे नहीं कर रहे होगे, क्योंकि हमें जल्द ही इस डील को फाइनल करना है। आदित्य का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। खन्ना ने मीरा को एक नज़र देखा, एक ऐसी नज़र जिसमें मीरा के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसने तंज कसते हुए कहा कि ये तस्वीरें खींचने वाली लड़की तुम्हारी काम की गति को धीमा कर रही होगी। मीरा को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपना कैमरा उठाया और बिना कुछ कहे वहाँ से अंदर चली गई। आदित्य खन्ना की बातों पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी से दौड़ गई। आदित्य को लगा कि उसकी कॉर्पोरेट दुनिया उसे मीरा से दूर खींचने की कोशिश कर रही है। खन्ना के जाने के बाद आदित्य मीरा के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा आधा खुला था। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य ने पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मीरा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की पकड़ मजबूत थी। आदित्य ने उसके कान के पास झुककर कहा कि दुनिया जो भी कहे, मेरे लिए तुम ही मेरी सबसे बड़ी जीत हो। मीरा ने मुड़कर आदित्य को देखा। उसके आंसू आदित्य की कमीज पर गिर रहे थे। आदित्य ने एक एक कर उन आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच थाम लिया। उसने मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। उस पल में उस कमरे की धुंधली रोशनी में मीरा को लगा कि आदित्य का प्यार किसी भी दुनियादारी से कहीं ऊपर है। आदित्य ने मीरा को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर झुक गया। उसने मीरा के गले से लेकर उसके कंधों तक अपनी सांसों की गर्माहट फैला दी। मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली और आदित्य के बालों को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। उस दिन के रोमांस ने उनके बीच की हर गलतफहमी और दूरी को मिटा दिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खन्ना की वह नज़रें सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे का रास्ता धुंध से भरा था। खन्ना की वह तीखी नज़रें और उसका कटाक्ष भरी बातें उस बंगले के सुकून को पूरी तरह ख़त्म कर गई थी। मीरा को महसूस हो रहा था कि आदित्य की दुनिया और उसकी अपनी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी खाई है। वह चुपचाप अपने कमरे में गई, अपना कैमरा और ज़रूरी सामान बैग में पैक करने लगी। उसे लगा कि आदित्य जैसे सफल आर्किटेक्ट के लिए उसके जैसे एक छोटे से फोटोग्राफर का कोई वजूद नहीं है, खासकर तब जब उसके आसपास खन्ना जैसे लोग हों। आदित्य, जो अभी भी उसी कमरे के पास खड़ा था, मीरा के जाने की आहट पाकर घबरा गया। वह अंदर भागा और देखा कि मीरा सामान पैक कर रही है। आदित्य ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? इस तरह भागना कायरता है। मीरा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और बोली कि आदित्य, तुम कॉर्पोरेट की उस दुनिया के राजा हो जहाँ भावनाओं की जगह सिर्फ मुनाफे और डील्स का बोल बाला है। मैं वहाँ कहीं फिट नहीं होती। आदित्य ने मीरा के बैग को दूर फेंक दिया और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। उसने मीरा के गले पर अपने लबों को छुआ, जहाँ मीरा के बदन में बिजली सी दौड़ गई। आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा कि खन्ना जैसे लोग मेरी ज़रूरत हो सकते हैं, लेकिन मेरी खुशी, मेरी जान तो तुम हो। उसने मीरा के कानों के पीछे धीरे से अपनी सांसें छोड़ी, जिससे मीरा का सारा विरोध पिघलने लगा। उसी समय आदित्य का फ़ोन बज उठा। यह खन्ना की कॉल थी। आदित्य ने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि फ़ोन को दूर फेंक दिया। वह मीरा के इतनी करीब था कि उनके बीच की दूरी अब नामात्र की थी। उसने मीरा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। मीरा ने अपने हाथ आदित्य की गर्दन से इर्द गिर्द डाल दिए और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस कमरे में फैली शांति में अब इस सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थी। अगली सुबह आदित्य को पता चला कि खन्ना ने उसके प्रोजेक्ट के में कुछ ज़रूरी पेपर्स गायब कर दिए हैं, ताकि आदित्य को दबाव में लाकर डील साइन करवाई जा सके। खन्ना ने आदित्य को उसी पुराने बंगले के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया था। आदित्य ने जाने का फैसला किया। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने वादा किया कि वह जल्दी वापस आएगा। आदित्य जब उस जगह पहुंचा तो वहां खन्ना पहले से ही मौजूद था। खन्ना ने तंज कसा कि तुम उस लड़की के जाल में इतने फंस गए हो कि अपने करियर के बारे में भी नहीं सोच रहे।
आदित्य ने खन्ना का कॉलर पकड़ा और कहा कि अगर तुमने दोबारा उस लड़की के बारे में कुछ गलत बोला तो ये डील तो दूर, मैं तुम्हें इस घाटी से बाहर नहीं जाने दूंगा। तभी खन्ना ने इशारा किया और उसके पीछे से 2 गुंडे बाहर निकले। आदित्य ने उन गुंडों का मुकाबला करना शुरू किया। वह एक अनुभवी इंसान था और खन्ना की चाल को भांप चुका था। उसने बड़ी फुर्ती से गुंडों को पछाड़ दिया, लेकिन एक गुंडे ने पीछे से आदित्य के सिर पर वार कर दिया। आदित्य लहूलुहान होकर गिर पड़ा। मीरा, जो डर के मारे आदित्य का पीछा कर रही थी, झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रही थी। जैसे ही गुंडे वहां से भागे, मीरा दौड़कर आदित्य के पास पहुंची। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। मीरा ने उसे अपनी गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगी। आदित्य ने धुंधली आंखों से उसे देखा और एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने कहा था ना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। मीरा ने उसे वहीं सड़क के किनारे झाड़ियों की ओर में लिटाया और अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके सिर पर पट्टी बांधी। वह उसे वहां से खींचकर एक छोटी सी गुफा या शेल्टर की तरफ ले गई, जहाँ बारिश से बचने के लिए शेड बना था। आदित्य के दर्द से कराहने पर मीरा का दिल फटा जा रहा था। उसने उसे पानी पिलाया और उसके पास ही दुपक कर बैठ गई। आदित्य की हालत को देखकर मीरा का प्यार और भी गहरा हो गया। उसने आदित्य का सिर अपनी गोद में रखा और उसके माथे पर अपना चेहरा टिका दिया, उस सुनसान जगह पर जहां मौत का साया मंडराता था। मीरा ने आदित्य के लबों को अपने लबों से ढक दिया। यह रोमांस का एक ऐसा पल था जिसमें खौफ और इबादत दोनों थे। आदित्य ने दर्द में भी मीरा का हाथ थामे रखा। उस रात उस शेड के नीचे आदित्य ने मीरा से मन्नत मांगी कि अगर वह बच गया तो वह अपनी बाकी पूरी जिंदगी सिर्फ मीरा के नाम कर देगा। रात का वह अंधेरा और शेड के नीचे का सन्नाटा आदित्य और मीरा के लिए परीक्षा की घड़ी थी। आदित्य का सिर मीरा की गोद में था और मीरा लगातार उसके माथे को सहला रही थी। उसके आंसू आदित्य के चेहरे पर गिर रहे थे, जिससे आदित्य को होश में आने की हिम्मत मिल रही थी। दर्द की शिद्दत के बावजूद आदित्य ने धीरे से आंखें खोली। उसने मीरा की भीगी हुई आंखों को देखा और उसके चेहरे को अपने कांपते हुए हाथों से थाम लिया। आदित्य ने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि मीरा, अगर आज मैं यहाँ से ना उठा तो यह याद रखना कि मेरी आखिरी सांसों में भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम था। मीरा ने अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया और मना करते हुए अपना चेहरा उसके सीने से लगा लिया। वह रो रही थी, लेकिन उसकी गोद की गर्माहट आदित्य को लड़ने की ताकत दे रही थी। उस सेट के नीचे मौत के साए में भी उनके बीच रोमांस की एक अजीब सी पवित्रता थी। आदित्य ने धीरे से झुककर मीरा की आंखों को चूमा, मानो वह उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ कुछ स्थानीय लोगों की मदद से आदित्य को अस्पताल पहुंचाया गया। आदित्य के होश में आते ही सबसे पहले उसने मीरा को अपने सामने पाया। मीरा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक सुकून था। आदित्य को अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी पूरी कॉर्पोरेट दुनिया और खन्ना जैसे लोगों से नाता तोड़ लिया। उसने उन पेपर्स को ढूंढ निकाला जिन्हें खन्ना ने गायब किया था और कानूनी तौर पर खन्ना की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कहानी का आखिरी पड़ाव उस पुराने बंगले के जीर्णोद्धार रेनोवेशन के साथ पूरा हुआ। वह बंगला अब खंडर नहीं था, बल्कि आदित्य और मीरा के सपनों का आशियाना बन चुका था। एक ठंडी शाम जब पहाड़ों पर हल्की धुंध छाई हुई थी, आदित्य ने मीरा को उसी बरामदे में बुलाया जहां उन्होंने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। आदित्य ने मीरा के लिए एक सरप्राइज रखा था। उसने पूरे बरामदे को मोमबत्तियों और उन फूलों से सजाया था जो मीरा को बहुत पसंद थे। मीरा जब वहां आई तो उसकी आंखें भर आईं। आदित्य धीरे से उसके पास आया। उसने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और घुटनों के बल बैठकर उसे हमेशा के लिए अपनाना बनाने का प्रस्ताव रखा। मीरा ने अपनी सहमति में सिर झुकाया और आदित्य ने उससे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात उस बंगले के बेडरूम में, जहाँ से पहाड़ों की धुंध साफ नजर आ रही थी, आदित्य ने मीरा को पहली बार अपना हमसफर बनाया। उनके बीच का रोमांस अब परिपक्व और बेइंतहा गहरा हो चुका था। खिड़की के बाहर पहाड़ों की हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ उनकी धड़कनों का शोर था। आदित्य ने मीरा के बालों को संवारते हुए कहा कि आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, जहाँ सिर्फ मैं और तुम और ये खूबसूरत वादियाँ होंगी। मीरा ने अपना सिर आदित्य के कंधे पर टिका दिया और आहिस्ता से बोली कि हम उस धुंध को पार कर आए हैं जहाँ सिर्फ अंधकार था। अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ रोशनी है। आदित्य ने उसे अपने आगोश में लिया और उस रात उनके प्यार ने एक नई कहानी लिख दी। अगली सुबह जब वे दोनों चाय के कप के लिए बालकनी में खड़े थे, आदित्य ने मीरा के गले में अपना हाथ डाला और उसके माथे को चूमा। खन्ना की साजिश से वो डर था, वो गुंडे सब एक बुरे सपने की तरह मिट चुके थे। अब उनके सामने सिर्फ उनके आने वाले कल की सुनहरी सुबह थी। वे दोनों अब एक दूसरे के पूरक थे।
आदित्य की वो गंभीरता अब मीरा के हंसमुख स्वभाव के साथ मिलकर एक संपूर्ण जीवन बना चुकी थी। उस पहाड़ी बंगले की हवाओं में अब भी उनके प्यार की खुशबू महकती है। एक ऐसी कहानी जो धुंध के आर पार जाकर अमर हो गई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।